नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम क्लास 12 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 3 जो नियोजित विकास की राजनीति के बारे में है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 3 का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नाम क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति। यहाँ पर एक नाम आ रहा है नियोजित। नियोजित का अर्थ यह होता है कि किसी पहले से प्लानिंग की गई, पहले से योजना बना करके देश के विकास करने की जो योजना है वो एक प्रकार से क्या कहलाती है? नियोजन कहलाता है या प्लानिंग कहलाती है। तो इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें नियोजित विकास की राजनीति के बारे में, तो जिस प्रकार से कि अपने देश के अंदर वर्तमान के अंदर जो संसाधन है, भविष्य में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है वो एक प्रकार से नियोजन है कहलाती है। यहाँ हम नियोजन के ऊपर बात करने से पहले दो लेसन के अंदर अध्याय 1 और अध्याय 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि राष्ट्र के सामने 3 प्रकार की समस्याएं थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की समस्याएं थी। हमारे राष्ट्र के सामने 3 प्रकार की समस्याएं थी। पहली थी लोकतंत्र को स्थापित करने की। कौन सी थी? लोकतंत्र को स्थापित करने की। लोकतंत्र को स्थापित करने की। दूसरी ये थी राष्ट्र के एकीकरण की। दूसरी समस्या कौन सी थी? राष्ट्र के एकीकरण की। फिर तीसरी जो समस्या हमने पढ़ी थी वो थी देश का विकास करने की। कौन सी थी? देश का विकास करने की। दो समस्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया था और उनको हल भी कर लिया था। भारत के अंदर लोकतंत्र अवस्थापित हो गया, उसके बाद हमने राष्ट्र का एकीकरण भी कर लिया या देश का एकीकरण भी कर लिया। तीसरी जो अभी है वो समस्या बनी हुई है, इसका हमें हल करना था, वो था देश का विकास करना। जो भी राष्ट्र के अंदर गरीब वर्ग के लोग थे या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे उनका विकास करना। इस समस्या को हल करने के लिए हमने नियोजन की नीति है वो अपनाई है। तो इस पर बात करने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आजादी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें सबसे पहले जो है आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था कमजोर थी या फिर मजबूत थी? मजबूत का तो नाम ही नहीं है। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था, आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था, आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं तो कृषि पर आधारित है। पहला क्या है? कृषि पर आधारित। आजादी के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो अधिकांशतः किसके ऊपर आधारित थी? कृषि के ऊपर आधारित थी। अधिकांशतः लोग अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए कृषि कार्यों के ऊपर निर्भर थे, क्योंकि अधिकांशतः उद्योग धंधों का विकास है वो भारत के अंदर नहीं हुआ था। तो पहला क्या है? कृषि पर आधारित। दूसरा हम पढ़ते हैं उद्योगों पर, उद्योगों का निराशाजनक विकास। उद्योगों का निराशाजनक विकास, उद्योगों का निराशाजनक विकास। आजादी से पहले या बात करें कि 1947 से पहले भारत के अंदर किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने उद्योगों की ओर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने उन्हीं उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अन्य उद्योगों के ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उद्योगों का जो विकास है वो निराशाजनक हुआ, क्योंकि वो भारत के अनुरूप नहीं था, वो था अंग्रेजों के अनुरूप। और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने उनको बढ़ावा दिया, कच्चे माल के निर्यात को उन्होंने ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि उनको उनकी जरूरत थी उन्हें। तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो है आधारित संरचना का अभाव। क्या पढ़ते हैं? आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना का अभाव। उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए हमें जो आधिकारिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ सुविधाओं की जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर उद्योग धंधे निर्भर करते हैं, जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया,
पूंजी हो गई। इस प्रकार की संरचना का हमारे पास में क्या था, अभाव था, या हमारे पास में क्या थी, कमियां थी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अधिकांश जनसंख्या गरीब। अधिकांश जनसंख्या गरीब, चौथा जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या था, उस समय भारत की जो अधिकांश जनसंख्या क्या थी, गरीब थी, क्योंकि लगभग जनता गरीब थी और आर्थिक दृष्टि से क्या हुई थी, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई भी थी और अशिक्षित भी थी। इस प्रकार से अधिकांश जनसंख्या क्या थी, गरीब थी। उसके बाद में हम बात करें 5 नंबर टॉपिक, मूलभूत सुविधा का अभाव। मूलभूत सुविधा का अभाव, मूलभूत सुविधा का अभाव। भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के समय एक प्रकार से पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था एवं कमजोर अर्थव्यवस्था थी। मूलभूत सुविधाएं जैसे आपको पता होती है, भोजन है, मकान है, शिक्षा है, चिकित्सा है, जल की व्यवस्था है, ये मूलभूत सुविधाओं का हमारे पास में उस समय क्या था, अभाव था। तो ये हमने आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी। एक बार दोबारा बताता हूँ, कृषि पर आधारित थी अधिकांश अर्थव्यवस्था, उद्योगों का निराशाजनक विकास, उद्योगों का विकास अधिक नहीं हुआ था। उसके बाद हम पढ़ते हैं आधारित संरचना का अभाव था, जिसके ऊपर उद्योग धंधे निर्भर करते हैं, जैसी पूंजी होगी, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, या विशेष तकनीकी टेक्नोलॉजी होगी, उस प्रकार की संरचना का हमारे पास में क्या था, अभाव था। बाद में अधिकांश जनसंख्या गरीब, उस समय भारत की अधिकांश जो जनसंख्या थी वो गरीब थी, अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी हुई नहीं थी। फिर मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जल इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का हमारे पास में क्या था, अभाव था। ऐसी परिस्थितियों के होते हुए भी हमें विकास की व्यवस्थाएं चुननी थी, विकास के लिए एक ऐसी योजना तैयार करनी थी जिससे भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों का क्या हो सके, विकास हो सके। इसी एवज के अंदर हमारे पास में विकास के 2 मॉडल थे। विकास के कितने मॉडल थे, 2। इतनी परिस्थितियों के होते हुए विकास के 2 मॉडल हमारे सामने थे। देखते हैं विकास के मॉडल। विकास के मॉडल, विकास के मॉडल। एक तरफ तो हमारे सामने था समाजवादी मॉडल। कौन सा था, समाजवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल। दूसरी तरफ जो हमारे सामने था वो था पूंजीवादी मॉडल। कौन सा था, पूंजीवादी मॉडल। मॉडल या व्यवस्था, एक तरफ समाजवादी व्यवस्था थी जिसको किसने अपनाया था, सोवियत संघ रूस ने। किसने अपनाया था, सोवियत संघ रूस ने। पूंजीवादी मॉडल का जो व्यवस्था अपनाई थी या जो मॉडल अपनाया था वो अपनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने अपनाया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल होता क्या है, इसमें समाज, जो देश के अंदर जो संसाधन होते हैं, जो संपत्ति होती है, उनका समाज के सभी वर्गों का उसके ऊपर अधिकार होता है, सरकार के नियंत्रण में होती है, वो कहलाता है समाजवादी मॉडल। दूसरा है पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल क्या होते हैं, इसमें सरकार का नियंत्रण है वो न के बराबर होता है। अधिकांशतः जो देश के संसाधन होते हैं, जो और उन संसाधनों के माध्यम से जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, उनके ऊपर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो वो होते हैं समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल। भारत को इन दोनों मॉडलों में से किसी एक का चुनाव करना था। या तो वह भारत समाजवादी मॉडल को अपनाए या फिर पूंजीवादी मॉडल को अपनाए। इन्हीं दोनों मॉडलों के अनुरूप 2 प्रकार की विचारधारा भारत के अंदर चल पड़ी। कितने प्रकार की विचारधारा, 2 प्रकार की विचारधारा है वो भारत के अंदर चल पड़ी, जिसका एक का नाम है वामपंथी विचारधारा।
क्या कहा जाता है, वामपंथी विचारधारा, और दूसरी को कहा जाता है दक्षिणपंथी विचारधारा। क्या कहा जाता है, दक्षिणपंथी विचारधारा। दोनों ही मॉडल थे, समाजवादी और पूंजीवादी। भारत को किसी एक का चुनाव करना था। दोनों ही व्यवस्थाओं के आधार पर दो प्रकार की विचारधारा भारत में पनपी। एक का नाम वामपंथी, दूसरे का नाम दक्षिणपंथी। वामपंथी चाहते थे कि सबसे अधिक जो ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा गरीब व्यक्तियों का, गरीब तबके का, गरीब वर्गों का विकास हो सके। यानी एक प्रकार से बात करें तो ये समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। ये क्या चाहते थे, समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जाए जिसमें जो भी संसाधन भारत के अंदर है उन संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार हो। यह व्यवस्था कौन चाहते थे, वामपंथी चाहते थे। दूसरा है दक्षिणपंथी विचारधारा। ये चाहते थे खुली प्रतिस्पर्धा, खुली प्रतिस्पर्धा, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो, खुली प्रणाली हो, व्यापार की खुली प्रतिस्पर्धा हो। एक प्रकार से बात करें तो दक्षिणपंथी है वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था का। वामपंथी चाहते थे समाजवादी व्यवस्था को और दक्षिणपंथी क्या चाहते थे, पूंजीवादी व्यवस्था को। दोनों ही विचारधाराओं के ऊपर विचार करने के बाद भारत सरकार ने कौन सी व्यवस्था है वो अपनाई है, देखते हैं। भारत के सामने एक है समाजवादी, दूसरी है पूंजीवादी। दोनों व्यवस्थाएं हैं। दोनों व्यवस्थाओं में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया है। किसको बनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी व्यवस्था के रूप भारत के अंदर है और पूंजीवादी व्यवस्था का रूप भी भारत के अंदर है। यानी पूर्ण रूप से निजी व्यक्तियों के अधिकार में संसाधन है वो भारत के नहीं है, उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है। निजी व्यक्तियों के अधिकार में होते हुए भी उद्योग धंधे वगैरह या मतलब बात करें कि संसाधन वगैरह, उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है। यानी भारत के अंदर जो कोई भी व्यापार उद्योग स्थापित करना चाहता है उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होगा, उनको भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो दोनों ही व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप हमने अपनाया है। दोनों ही व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप अपनाने के बाद में अब हम बात करते हैं नियोजन के बारे में। किस प्रकार की योजना है वो भारत सरकार ने बनाई है और किस प्रकार से उसके ऊपर कार्य है वो किया है। नियोजन की व्यवस्था से को लागू करने के लिए हम बात करते हैं योजना आयोग की। किसकी बात करते हैं, योजना आयोग की। ये जो नियोजित या योजना के माध्यम से विकास करने की जो ये प्रणाली है ये हमने सोवियत संघ रूस से ग्रहण की है। बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, कब, 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर की गई। कहां पे की गई, दिल्ली के अंदर की गई। योजना आयोग की स्थापना है वो 15, नियोजित विकास की राजनीति मुख्य टॉपिक है और इसमें नियोजित मतलब योजना के माध्यम से, इसलिए हमने योजना आयोग की स्थापना की है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 केसी नियोगी की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष विद्यार्थी कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। इसलिए हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसलिए योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष बने वो बने
जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर दिया कब? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम कर दिया नीति आयोग। क्या कर दिया? नीति आयोग। और ये किया आपके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? योजना आयोग का नाम परिवर्तन करके नीति आयोग है वो कर दिया। कब किया? 1 जनवरी 2015 को। ये जो योजना आयोग के अंदर जो योजनाएं बनती थी वो 5-5 वर्ष के लिए बनाई जाती थी। जैसे आगे हम अध्ययन करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। नीति आयोग में जो योजनाएं बनाएगी वो 15 वर्षीय योजनाएं थी। कौन सी योजनाएं थी? 15 वर्षीय योजनाएं थी। अब जो योजना बनेंगी भारत के विकास के लिए वो 15 वर्ष के लिए बनेगी। 15 वर्ष के लिए योजना है बनाएगी। योजना आयोग के माध्यम से पहले जो योजनाएं बनाई जाती थी वो 5-5 वर्ष के लिए बनाई जाती थी। जैसे हम आगे बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में। तो ये जो एक योजना थी ये 15 वर्षीय की योजना है। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 योजनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। एक तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में और एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। मैं आपको बता देता हूं कि योजना आयोग, इन योजना आयोग भारत के विकास के लिए योजना तैयार करता था जो 5-5 वर्ष के लिए योजनाएं होती थी और उनको पंचवर्षीय योजना नाम है वो दिया गया। तो अब हम बात करते हैं दोनों ही योजनाओं के बारे में। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा वो रहा 1951 से लेकर के 56 तक। 1951 से लेकर के 56 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा वो 1951 से 1956 तक। इस योजना के योजनाकार, इस योजना के जो योजनाकार थे जिसके निर्देशन में योजना बनी थी वो थे के.एन. राज। कौन थे? के.एन. राज। इस योजना में जो मुख्य प्राथमिकता दी गई वो दी गई कृषि को। मुख्य प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि को। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि कृषि के ऊपर ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि खाद्यान्न संकट भारत के अंदर था और उद्योगों का विकास करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाना जरूरी था। किसी भी देश के अंदर अगर कृषि के उत्पादन को बढ़ाएंगे, कृषि का उत्पादन अधिक होगा, तो ही वहां पर क्या है, उद्योगों का विकास क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि उद्योग भी किसके ऊपर निर्भर करते हैं? उद्योग भी निर्भर करते हैं कृषि के ऊपर। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी जो प्राथमिकता रही वो कृषि के ऊपर रही कि कृषि का विकास है वो अधिक से अधिक करना है। इस योजना का और जो मुख्य उद्देश्य रहा वो भारत को गरीबी से बाहर निकालना। भारत को गरीबी से बाहर निकालना। गरीबी से बाहर किस प्रकार से निकला जा सकता था? क्योंकि जिस प्रकार से कृषि का विकास अगर अधिक होगा, कृषि के अंदर अगर उत्पादन अधिक होगा और लोगों की जीविका का जो मुख्य निर्वाह कौन था? कृषि था। कृषि के ऊपर सबसे ज्यादा लोग निर्भर थे। तो कृषि का विकास अगर ज्यादा होगा, कृषि का विकास अगर अधिक होगा तो लोग अपने आप, लोगों की गरीबी है वो दूर हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य रहता था वो क्या रहा? गरीबी को बाहर निकालना। और हमने सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता रखी वो किसकी रखी? कृषि की। तो ये मुख्य बातें होगी प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब बात करें हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में,
तो इसका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1956 से 61 लेकर 1956 से 1961, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था। इसके जो मुख्य योजनाकार थे, जिसकी योजना में ये बनी थी, वो थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस कौन थे? पीसी महालनोबिस। इस योजना के जो योजनाकार थे, जिसकी अध्यक्षता में ये योजना बनी थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वो बनी थी पीसी महालनोबिस। और इसमें जो हमने मुख्य ध्यान दिया वो दिया उद्योगों के ऊपर। उद्योगों को हमने प्राथमिकता दी। किसको प्राथमिकता दी? उद्योगों को प्राथमिकता दी। उद्योगों को प्राथमिकता क्यों दी? क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर जैसे ही हमने कृषि को प्राथमिकता दी तो उद्योग पिछड़ गए, उद्योगों के ऊपर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों के ऊपर अधिक ध्यान दिया और उद्योगों को प्राथमिकता दी, क्योंकि उद्योगों का अगर विकास ज्यादा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। दूसरा, हमने आयात को कम करना था, आयात कम करना था और निर्यात को बढ़ावा देना था। आयात को कम करना था और निर्यात को बढ़ावा देना था, क्योंकि अगर आयात कम करेंगे और निर्यात अधिक करेंगे तो देश के अंदर विदेशी मुद्रा की आमदनी होगी और देश विकास की विकास की राह पर बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार से दो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपके सिलेबस के अंदर दिया है। अब योजना आयोग की कुछ कमियां भी है कि योजना आयोग के अंदर कुछ कमियां क्या हो सकती है। कमियों की अगर हम बात करें कि योजना आयोग की कुछ कमियां क्या हो सकती है, तो योजना आयोग में मुख्य रूप से जो प्रभाव था वो केंद्र सरकार का था। किसका था? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने योजना बनाई और राज्य सरकारों के ऊपर थोप दी कि आप इस योजना को लागू कीजिए, आप इस योजना के ऊपर कार्य है वो कीजिए। और राज्य सरकार के पास में बजट का वैसे भी अभाव होता था, पूंजी का वैसे भी अभाव होता था। तो इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव इसका जो सबसे अधिक जो प्रभाव रहता था वो केंद्र सरकार का रहता था। दूसरा, राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। किसको? राज्यों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए मुख्य रूप से जो ये योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाई जाती थी और राज्य सरकारों से कोई अनुमति वगैरह नहीं ली जाती थी कि किसी राज्य, जैसे राजस्थान के अंदर क्या समस्याएं हैं, महाराष्ट्र के अंदर क्या समस्याएं हैं, ऐसे राज्यों से अनुमति है वो नहीं ली जाती थी। लगभग जो प्रारूप जो तैयार किया जाता था वो केंद्र सरकार के नेतृत्व व निर्देशन में तैयार किया जाता था। इसी प्रकार से हमारा ये जो अध्याय 3 है राजनीति विज्ञान का, नियोजित विकास की राजनीति, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। ओके।